सकती हैं। वो कोई साधारण इंसान तो बिल्कुल नहीं है। मुझे यहाँ याओची पवित्र भूमि में सबका इतना प्यार जो मिलता है, उसकी वजह मेरे इस सुंदर चेहरे के अलावा मेरी ये कमाल की चिकित्सा विद्या ही तो है। पिछले 10 सालों से मैंने एक साधारण इंसान बनकर दिन काटे हैं। किस्मत से मुझे शेननो का जड़ी बूटी ग्रंथ मिल गया था और साथ ही हवांगदी का दिव्य चिकित्सा ग्रंथ भी। मैंने इस दिव्य महाद्वीप की हर एक जादुई जड़ी बूटी का ज्ञान बहुत पहले ही गहराई से समझ लिया था। मैं हर तरह की असरदार दवाएं बना सकता हूँ। याओची में ऊपर से लेकर नीचे तक अगर किसी को भी कोई पुरानी बीमारी होती है तो वो इलाज के लिए मेरे ही पास आते हैं और धीरे धीरे बड़े बड़े गुरुओं से लेकर आम शिष्यों तक सब मुझे बहुत अनमोल मानते हैं और अपने परिवार के सदस्य की तरह ही प्यार करते हैं। ये सुनकर बू छिंगवान ने अपनी भौहें चढ़ाई और उसे तुरंत सब समझ आ गया। कोई हैरानी नहीं कि इसने एक नजर में ही मेरी मानसिक अस्थिरता को भांप लिया। लेकिन मन की अस्थिरता तो ध्यान और साधना से जुड़ी समस्या है, इसका डॉक्टरी से क्या लेना देना। इस लड़के की असली ताकत शायद वैसी बिल्कुल नहीं है जैसी बाहर से दिखती है। एक साधारण इंसान का नाटक करना, क्या ये कोई खास तरह की साधना है? एक महान साम्राज्य होने के बावजूद वो मेरी असली ताकत का अंदाजा बिल्कुल नहीं लगा पा रही थी। उसके मन में मेरे लिए थोड़ी सी उत्सुकता जाग उठी। बू छिंगवान ने खुद को संभाला और बिना कोई भाव दिखाए बोली, एक मामूली इंसान के पास इतनी बड़ी काबिलियत कैसे हो सकती है? तुम वो बीमारियां ठीक कर सकते हो जिन पर जादुई दवाएं भी काम नहीं करती। कहीं तुम मुझे बेवकूफ तो नहीं बना रहे? मैं पिछले 10,000 सालों से एकांत में ध्यान कर रही हूँ। मेरे शरीर में अभी भी कुछ पुरानी बीमारियों की वजह से तकलीफ है। तुम अभी के अभी मेरा इलाज करो। सच कहूँ तो वो मुझे यहाँ से निकालने का कोई इरादा नहीं रखती थी। हालांकि उसे इस बात पर बिल्कुल यकीन नहीं था कि 10 साल बाद उसकी मौत हो जाएगी, लेकिन मैंने लगातार उसकी छुपी हुई कमजोरियों को एकदम सही पकड़ा था और एक ही बार में उसकी मानसिक अस्थिरता की जड़ तक पहुंच गया था। इस बात ने उसके मन में शक पैदा कर दिया था। चाहे जो हो जाए, उसे मुझे रोककर हर बात की गहराई से पूछताछ करनी ही थी, लेकिन वो सीधे सीधे कुछ कह नहीं सकती थी। इसलिए उसने इलाज के बहाने घुमा फिरा कर बातें जानने की कोशिश की। ये सुनकर मैंने अपनी पलकें झपकाई और तुरंत एक बहुत ही आज्ञाकारी और सीधे साधे लड़के का नाटक करते हुए बार बार सिर हिलाया। हाँ बिल्कुल, क्यों नहीं, आप जैसी महान पूर्वज का इलाज करना मेरे लिए बड़े सम्मान की बात है। बू छिंगवान मेरे इस भोलेपन को देख ही रही थी और उसने अभी कुछ कहा भी नहीं था कि तभी मेरे मन की आवाज सीधे उसके दिमाग में एकदम साफ सुनाई दे गई। कैसा सम्मान? भाड़ में जाए ये सम्मान। तुम्हें बस मैं पसंद नहीं हूँ और तुम मुझे बाहर निकालने का कोई बहाना ढूंढ रही हो। तुम जैसी महान साम्राज्य को क्या तकलीफ हो सकती है? मुझे तो लगता है कि तुम्हारा मेनोपॉज आने वाला है। बू छिंगवान के होंठ गुस्से से फड़कने लगे। उसे मेरे शब्द बहुत ही भद्दे और अपमानजनक लगे। सड़क छाप लोगों जैसी ऐसी बातें और मेरा ये शरीफ सा दिखने वाला चेहरा, दोनों एक दूसरे से कितने अलग थे। अगर वो मेरे मुंह से ये सच नहीं उगलवाना चाहती कि मैं इतने विश्वास से कैसे कह सकता हूँ कि 10 साल बाद उसकी मौत पक्की है, तो वो मुंहफट बातें करने वाले इस लड़के को अभी के अभी यही जान से मार देती। उसने बड़ी मुश्किल से अपने गुस्से को पी लिया और वहाँ खड़े सभी लोगों से ठंडी आवाज में बोली, तुम सब यहाँ से जाओ। याओची के शिष्य ये सुनकर बहुत उदास हो गए। वो सब रुककर मेरा इलाज देखना चाहते थे, लेकिन किसी में इतनी हिम्मत नहीं थी कि महान पूर्वज के आदेश को टाल सके। सबने अपनी उड़ने वाली तलवारें निकाली और उन पर सवार होकर वहाँ से चले गए। लेकिन जाते जाते भी वो लोग बार बार मुड़कर मुझे देख रहे थे। उनका मन मुझे छोड़ने का बिल्कुल नहीं कर रहा था। बू छिंगवान ये सब देख रही थी और वो अच्छी तरह समझ गई थी कि अगर उसने सच में मुझे यहाँ से निकाल दिया तो शायद याओची पवित्र भूमि के आधे से ज्यादा